नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे देश के संसद भवन में क्या चल रहा है। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि किस तरह से मीडिया में खबरें बुलेटिन की तरह आती है और चली जाती है। पूरे देश भर में 2600 से अधिक उड़ानें 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक रद्द हुए। कितने जो लोग हैं वो एयरपोर्ट पर परेशान हैं। किसी की परीक्षा छूट रही है तो किसी का शादी टूट रहा है। कोई अपने बीमार माता पिता को लेकर एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा है और कोई है कि विदेश में चला जा रहा है, वो भी इंडिगो के प्लेन से। तो कई तरह के सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि जहाँ पर देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो, जिसका पूरे एविएशन सेक्टर में 65% हिस्सेदारी भारत में है, यानी कि 100 उड़ानें होती है तो 65 उड़ानें जो है वो इंडिगो के प्लेन की ही होती है। और वैसे विमान सेवा आखिर कैसे कोलैप्स हो गया, इसकी कोई चर्चा संसद में आपको नहीं गूंज रही होगी। गोवा में 25 से अधिक लोग एक नाइट क्लब में जलकर मर गए और जो उसके संचालक हैं लूथरा ब्रदर्स, वो इंडिगो के प्लेन से विदेश चले जाते हैं और पूरे देश में हाहाकार मचा है। यहाँ के लोग तमाम एयरपोर्टों पर हंगामा कर रहे हैं और सरकार इस पर चर्चा तक करने को तैयार नहीं है। सदन में चर्चा किस मुद्दे पर हो रहा है? 10 घंटे तक चर्चा चला सदन में वंदे मातरम पर। क्या वंदे मातरम जो 150 साल पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने उस पर चर्चा किया और उसको भारत का राष्ट्रीय गीत बनाया, उस पर चर्चा इतना इम्पोर्टेंट है कि 150 साल बाद सदन में चर्चा होती है। और जो SIR में तमाम राज्यों में BLO आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों के वोट कट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी से हाहाकार मचा हुआ है, विमान कंपनियों 10-10 हज़ार का टिकट 50,000 1-1 लाख रुपए तक में बेच रही है, प्लेन कैंसिल है लेकिन टिकट उसका बुक हो रहा है। इस पर कब चर्चा कराएगी सरकार संसद में? विपक्ष के तमाम कोशिश करने के बाद कि SIR पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, सरकार तैयार नहीं थी। लेकिन सरकार ने कहा कि चुनाव सुधारों पर चर्चा तो हम करने के लिए तैयार हैं। कल चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रहा था लोकसभा में। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जो 10 सवाल बीजेपी सरकार से पूछा, जिसका एक भी जवाब सत्ता पक्ष के द्वारा मिलता हुआ नज़र नहीं आया, इस पर तमाम इंडिया गठबंधन के और विपक्ष के जितने सांसद थे सब ने सदन से वॉकआउट कर दिया। यानी सदन की जो चर्चा चल रही थी उससे खुद को बाहर कर लिया। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? आपने नहीं देखा होगा तो आपको देखना चाहिए कि चुनाव सुधारों पर किस तरह के चर्चा सदन में चल रहे हैं, किस तरह के चर्चा वंदे मातरम पर चल रहा है,
किस तरह इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है और खुद सरकार उसमें फंसती जा रही है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या जो SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, चुनाव आयोग किस तरह से उसकी नियुक्ति होती है, उसके नियुक्ति की कमेटी से क्यों देश के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया जाता है और एक कैबिनेट मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री अमित शाह और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, उस कमेटी में 3 सदस्य होते हैं और 2 लोगों के विचार से ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। तो आप भी समझ सकते हैं कि जब सत्ता पक्ष के 2 लोग रहेंगे तो जिसको मन उसको चुनेंगे। यह भी सवाल पूछा गया कि क्यों चुनाव आयुक्तों पर कोई FIR नहीं हो सकता है, इसके लिए कानून उनको क्यों बनाया गया, क्यों 24 तरह के जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता, उनके सवालों के एक भी जवाब सत्ता पक्ष के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इतिहास की बातें बताई जा रही है कि आप कांग्रेस का तो पहले से ही चोरी का इतिहास रहा है, इसीलिए कांग्रेस चोरी पर सवाल उठा रही है। क्या इतने सवाल पूछने के बाद सदन में चुनाव आयोग को अपने इन तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए? लेकिन आपने चुनाव आयोग को कहीं नहीं देखा होगा। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने 15,000 वोटरों के नाम लेकर सदन में पहुंचे और लिस्ट दिया कि इतने लोगों का SIR से पहले नाम काट दिया गया। आखिर क्यों काट दिया गया? इसका जवाब चुनाव आयोग कब देगा? इसका जवाब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? SIR के दौरान एक उत्तर प्रदेश में एक माता हैं जो उनके 2 बेटे दुबई रहते हैं और उनका SIR में उन्होंने फॉर्म भर दिया, इस पर उन पर FIR दर्ज हो गया। अब आप बताइए कि सवाल पूछ रहा है विपक्ष कि जिस तरह से प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने यूक्रेन वार के दौरान देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को विदेश भेजा जा रहा था कि हम विदेश में रोजगार दे रहे हैं। जहां पर लड़ाई चल रही है वहां पर रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को भेज रही थी लड़ाई के दौरान। तो क्या जो लोग विदेशों में काम करने के लिए गए हैं, मजदूरी करने के लिए, और ये आंकड़ा 3.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में है कि 3.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, वो चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, दुबई हो, कतर हो, अमेरिका हो, वहाँ पर जाकर अपना रोजी रोटी कमाते हैं। तो क्या उन सबका नाम कट जाएगा? क्योंकि वो तो अभी उत्तर प्रदेश में है नहीं। तो इस पर चुनाव आयोग का कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रहा है। देश में त्राहिमाम चल रहा है और सरकार किस तरह के मुद्दों पर चर्चा करा रही है सदन में। 1 मिनट के चर्चा कराने में सदन में करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो आप सोचिए कि 10 घंटा उस मुद्दे पर चर्चा हो रहा है कि क्या राष्ट्रीय गीत का इतनी पंक्तियाँ इसमें जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। क्या यही सबसे विशेष और सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, या बंगाल को फतेह करने के लिए ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है? ये विपक्ष का आरोप सही है या गलत, ये आपके हवाले छोड़ता हूँ। आप इस पर क्या राय रखते हैं? लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर सरकार कब चर्चा कराएगी? क्या जिन डॉक्यूमेंट के लिए लोगों को लाइन में खड़ा किया जा रहा है कि आप खुद साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं, जब आधार कार्ड को सरकार नहीं मानती है तो आपके तमाम बैंक को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, जितने भी आप
फॉर्म भरेंगे, किसी भी संस्था में नौकरी करेंगे, कहीं भी जाएंगे, आपका आधार कार्ड अनिवार्य है। यहाँ तक कि पासपोर्ट बनाने के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, ड्राइवरी लाइसेंस बनाने के लिए हर एक जगह आधार कार्ड की ज़रूरत है। तो क्यों नहीं सरकार आधार कार्ड से वोटर आई कार्ड को ही जोड़ देती है, जिससे सारे घुसपैठिए निकल जाएंगे। तो ये तमाम तरह की बातें हैं और इस पर आप सिर्फ देख रहे हैं कि देश में माहौल बनाया जा रहा है। कोई रुपया आज 90 के पार हो गया है, $1 के मुकाबले 90 रुपये हो गए हैं। यही सरकार जब सत्ता में नहीं थी तब किस तरह के आरोप मनमोहन सिंह पर लगाती थी। उस समय 64-65 रुपये का $1 हो गया था, आज 90 पार हो गया है। और सरकार फायदे गिना रही है कि अगर रुपया जितने ही कमज़ोर होगा, लोग विदेशों से सामान नहीं मंगाएंगे और देश में ही उत्पादन बढ़ेगा। तो ये किस तरह के आपको किसी नुकसान का फ़ायदा बताया जा रहा है। नोटबंदी का फ़ायदा बताया गया कि करप्शन दूर हो जाएगा, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। जीएसटी का फ़ायदा बताया गया, फिर उस जीएसटी को नई जीएसटी लाया गया। तमाम तरह के सरकार योजनाओं, जो सरकारी योजना है उसमें फेल नज़र आ रही है, चाहे वो स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो। हर क्षेत्र को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जिसका नतीजा आपने इंडिगो एयरलाइंस का देखा होगा। अब सोचिए कि तमाम तरह के एयरपोर्ट एक ही लोगों को दी जा रही है। तमाम जो फील्ड है, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र है, टेलीकॉम के क्षेत्र हैं, सारी कंपनियां टेलीकॉम की ख़त्म हो गई। बीएसएनएल जैसे जो भारत के नवरत्न कंपनियों में से थी, उसका काम ख़त्म। अब किसी के पास बीएसएनएल का सिम नहीं है, सोचिए। और हर एक जगह जियो और एयरटेल। जब आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले कि तमाम तरह के 16-17 कंपनियां, वोडाफोन हो, एयरसेल हो, टाटा डोकोमो हो, रिलायंस हो, आइडिया हो, यूनिनॉर हो, टेलीनॉर हो, कितनी तरह की कंपनियां थीं। और आज मात्र 1-2 कंपनियां हो गई हैं और जो मनमाने कर रही हैं। इसी तरह से जो ऊर्जा के क्षेत्र में है, किस तरह से अडानी को दिए जा रहे हैं, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो। तो कहाँ पर जो हमारी सरकार है, कैसे इन कंपनियों को फ़ायदे पहुँचा रही है। अखिलेश यादव ने एक और आरोप लगाया कि जो उत्तर प्रदेश में मैपिंग के लिए जो ऐप बनाई है कंपनी, वो कंपनी बीजेपी को चंदा दी है। तो किस तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी ने चंदा लिया और किस तरह से कंपनियों को लाभ पहुंचाया, ये आप खुद देख रहे हैं। और क्या ये भारत के लोकतंत्र में जो विपक्ष मांग कर रहा है कि जो जितने भी विकसित देश हो, जापान हो, जर्मनी हो, सब ने जब ईवीएम मशीन को वोटिंग नहीं करा रहा है, तो भारत क्यों ईवीएम मशीन से वोटिंग कराने पर तुला हुआ है? क्यों न बैलेट के पेपर के तरफ जाएं कि लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास हो। लेकिन क्या सरकार 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे बंगाल हो, असम हो और अन्य प्रदेश हैं, क्या वहाँ पर ईवीएम के जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव कराएगी? तो ये देखने वाली बात है। हमें नहीं लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट ज़रूर करें। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।